आप देख रहे हैं एक फिगर दी गई है जिसमें पूछा जा रहा है कंसिडर द गिवन डायग्राम इन विच M is a mirror and P is an object. Q is its magnified image formed by the mirror. State the type of the mirror M and one characteristic property of the image Q. तो आपको ये समझ में आ रहा है C और F ये स्फेरिकल मिरर में ही होते हैं, और जब ऐसी कौन सी मिरर है जिसमें ऐसी पोजीशन हो सकती है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होती है वो डिमिनिस्ड होती है, छोटी होती है। यहाँ तो बड़ी है, तो हमारे पास एक कौन सी मिरर होगी, कॉनकेव मिरर होगी, और ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया गया होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया तो उसे रे डायग्राम से हमने ऐसे ड्रॉ किया, और फिर एक जो है वो हमारी रे कैसे जाएगी, वो हमारी इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पर जब इसे प्रोड्यूस किया गया, इसे जब प्रोड्यूस किया गया तो ये जो है वो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है Q पर, और ये P हो गई। तो कौन सी मिरर हो गई, ये मिरर हो गई कॉनकेव मिरर। तो ये चीजें आप समझ रहे होगे कि कौन सी मिरर है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, वो बिहाइंड द मिरर है। तो इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, है ना, मैग्नीफाइड इमेज। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक ही बतानी थी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में an object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of a focal length 30 centimeter. एक concave lens है जिसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो -60 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंस की वो भी क्या होगी, वो भी जो होगी वो भी नेगेटिव होती है। कॉन्केव लेंस की क्या होगी, -30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है यूज द लेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। v आपको कैलकुलेट करनी है, और लेंस फॉर्मूला क्या होती है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको v की वैल्यू जो है, v की u और f की वैल्यू पुट करते ही आप 1/-30 और ये जो होगी 1/v माइनस 1/-60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर। वो कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। अब -20 सेंटीमीटर मतलब वो इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी है हमने, इमेज भी उस साइड फॉर्म होने वाली है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो नेचर क्या होगी, नेचर जो होगी वो क्या होगी, नेचर होगी वर्चुअल इमेज की। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन जो होगी इमेज की 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर from the lens on the same side,
ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है साइज क्या होने वाली है। साइज तो डिमिनिस्ड ही होगी और इरेक्ट होगी। क्या होगी? इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिस्ड होगी, पोजीशन नेचर क्या होगी? वर्चुअल होगी, और पोजीशन जो होगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस at 20 centimeter distance. Draw a ray diagram to justify your answer of part B. तो चलिए एक रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक कॉनकेव लेंस लेते हैं और कितनी है इसकी प्रिंसिपल, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 30, ये हो गई, ये हो गई हमारी F1, ये हो गई 2F1, ये वाली हमारी हो गई F2 और ये 2F2। तो ऑप 60, ये हमारी जो है फोकल लेंथ 30 हो गई, ये जो है हमारी 30 सेंटीमीटर की है, और ऑब्जेक्ट को जो है 60 सेंटीमीटर मतलब कहां पर प्लेस किया गया है, कहां पर प्लेस किया गया? एग्जैक्टली जो है 2F पर प्लेस किया गया है। कहां पर? तो अब इसकी क्या होने वाली है? इसकी जो रे डायग्राम से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी इमेज होगी? एक रे ऐसा जाएगी जिसे प्रोड्यूस करने पे हमें फोकस में मिलेगी, और दूसरी रे जो है वो ऐसे जाने वाली है। तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी? यहां पर काफी डिमिनिस्ड इमेज है, आपको दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये इमेज हो गई। तो ये थी रे डायग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बॉन्डिंग से है। चलिए देखते हैं। दिस पिक्चर शो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स ऑफ 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से हैं? H2 है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, which has the strongest bond between its atom? What is this type of bond between atoms known as? तो आपको ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा यहां पर। तो आपको पता है कि कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगी, कार्बन टू कार्बन वाली, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। और वो कैसी नेचर की होगी? वो भी कोवेलेंट है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होने वाली है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है। व्हाट इज दिस टाइप बॉन्ड बिटवीन एटम्स? तो कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है? ये सारे एटम्स जो भी बना रहे हैं उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बन कंपाउंड्स? राइट यस और नो फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आपको बताना है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, दिस इज नो। दे एग्जिस्ट इन ईदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फॉर्म। हाँ, कार्बन कंपाउंड जो है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास है ना, अल्कीन अल्काइन अनसैचुरेटेड है, अल्केन जो है सैचुरेटेड है। तो हमारा ये आंसर हो गया यस। अब नेक्स्ट है, दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। ये भी तो है एक इंपॉर्टेंट रीजन। ये तो प्रॉपर्टी ही है
कोवेलेंट कंपाउंड, ओवर आयनिक कंपाउंड, ऐसी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई? सल्फर के पास भी होती है, फॉस्फोरस के पास भी होती है। सल्फर S6 और S8 फॉर्म करती है, फॉस्फोरस के भी होती है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम है? तो आपको पता है कार्बन इस कंपाउंड में हमने यही तो पढ़ा है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, और वो किसकी है, किस एलिमेंट की है? वो कार्बन की है। वो कौन सी है? कार्बन की है। इस कारण से ये ग्रेफाइट भी फॉर्म करती है, ये बकमिंस्टर फुलरेंस भी फॉर्म करती है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है डायमंड, वो भी तो फॉर्म करती है कार्बन। तो ऐसा क्यों होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस के कारण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव process is the generation of individuals of similar design, but in sexual reproduction they may not be exactly alike. The resemblances as well as differences are marked. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Many experiments have been done to study the rules of inheritance. ये आपको एक स्टेटमेंट बताएगी, इसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? Why an offspring of a human being is not a true copy of his parent in a sexual reproduction? अब ट्रू कॉपी हो जाएंगे तो वो एग्जैक्टली दिखेंगे, और एग्जैक्टली होते नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात है। तो offspring is not a true copy of his parent in sexual reproduction because variations of the recombination of genetic material from two different parents. Next question है, while performing experiments on inheritance in plants, what is the difference between F1 and F2 generation? अब F1 और F2 जनरेशन में क्या होने वाला है? तो F1 में क्या लेते हैं हम लोग? आइडेंटिकल लेते हैं और वो डोमिनेंट ट्रेट को लेते हैं, और F2 में जो है वो डोमिनेंट टू रिसेसिव होता है। तो F1 जनरेशन में हम लोग आइडेंटिकल लेने वाले हैं। अगर कोई रिसेसिव है तो स्मॉल स्मॉल हमने ले लिया, स्मॉल टी, और कैपिटल टी ले लिया। तो इस तरह की चीजें F1 में होती हैं, और F2 में जो है वो नॉन आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या है, एक रेंज मिलता है डोमिनेंट टू रिसेसिव। जैसे ये हो गया हमारा डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव, लेकिन यहाँ जब F2 में जब जाएगी तो ये एक वाइड रेंज हमें प्रोवाइड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी से दैट वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम? वेरिएशंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है क्लाइमेट चेंज होती है, बैक्टीरिया के साथ हमने ये पढ़ा है कि कैसे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर रीजन एंड कोल्ड टेम्परेचर रीजन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी वो सर्वाइव करते हुए आज तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं। वेरिएशंस इसलिए कर रहे हैं ताकि एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सस्टेन कर पाए थ्रू आउट डेकेड टू डेकेड। तो वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू बिकम मोर एडेप्टेबल। तो एडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आती है। इट प्रोवाइड्स व्हाट? मोर एडेप्टेबल। तो एडेप्टेबल हम लोग हो पाते हैं, इस कारण हमारी सर्वाइवल जो है उस स्पीसीज की बहुत समय तक, और बहुत सारे स्पीसीज जो एक्सटेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशंस वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी मेंडल्स क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये जो है राउंडेड येलो लिए गए हैं, या डोमिनेंट वाले हैं कैपिटल, और स्मॉल वाले हम लोग जनरली रिसेसिव लेते हैं। और वैसे भी इनके बीच में क्या हो रही है, एक
क्रॉस एक्सपेरिमेंट हो रही. ही ऑब्जर्व्स 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन. विच ऑफ दीज वर न्यू कॉम्बिनेशंस? Why do new features which are not present in the parents appear in F2 generation? तो ये पूछा जा रहा है कैसे कैसे नए कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पेरेंट में क्यों नहीं प्रेजेंट है. तो इसके पीछे रीजन क्या होगा. तो यहां पर राउंड और ग्रीन येलो जो है न्यू कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में फॉर्म करेंगे, लेकिन न्यू फीचर इसलिए प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि यहां पे सेग्रीगेशन होती है एलील्स की, ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, ड्यू टू segregation of alleles. इस कारण से ये अपीयर नहीं होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, वो जो है एक सर्किट से, स्टडी द सर्किट in which 3 identical bulbs B1, B2 and B3 are connected in parallel with a battery of 4.5 volt. तो आपको 3 बल्ब्स दिख रहे हैं यहाँ पे, B1, B2, B3, और ये 4.5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है. और साथ ही कहा जा रहा है what will happen to the glow of the other 2 bulbs if bulb B3 gets fused. सपोज अगर B3 फ्यूज हो जाती है तो B1 और B2 पे क्या फर्क पड़ेगा वाला है. तो B1 और B2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन दे वर्क इंडिपेंडेंटली. तो B3 के खराब होने से B1, B2 वर्क करती रहेगी, फंक्शनल रहेगी वो. If the wattage of each bulb is 1.5 watt, how much reading will ammeter A show when all 3 bulbs glow simultaneously? तो यहाँ पर आपको क्या 4.5 वॉट की है, तो करंट की जो फॉर्मूला होती है I इक्वल्स टू P बाई I होती है. पावर कितनी दी गई है 1.5 और वोल्ट कितनी है वो भी हमारे पास 4.5 है. तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी एम्पियर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 एम्पियर की करंट. फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है. तो आमीटर की रीडिंग तो 1 एम्पियर हो गई, और रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है. रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए. तो करंट भी आ गया हमारे पास 1 एम्पियर और वोल्टेज भी कितनी है 4.5. तो जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे जो कि होगा हमारा V बाई I, तो आप 4.5 अपॉन 1 ओम एंड दिस विल बी 4.5 ओम. बहुत ही आसान थी ये क्वेश्चन. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन पे था ये. नेक्स्ट है हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर. तो आपको रेजिस्टेंस के नंबर बताने हैं. लेट एन बी द नंबर. 88 ओम वाले कितने 88 ओम वाले रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और करंट कितनी है, आई की जो वैल्यू दी गई है वो 10 एम्पियर है, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है. तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ रेजिस्टेंसेस बी एन, कितनी हो गई? एन हो गई। अब जब सारे पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की 1 अपॉन आर पी एन अपॉन 88, कितनी होगी? 88 ओम वाले सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 88 अपॉन एन, ये हो गई। अब हमारे पास ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू क्या होती है? आई आर होती है। तो हमें कैलकुलेट करना है N की वैल्यू, और यहां पे RP हो जाएगी। तो RP की वैल्यू कितनी है? 88 अपॉन N, और I की वैल्यू हमने कितनी है? तो हमारे पास 220 इक्वल्स टू 1 इंटू 88 अपॉन एन, और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो जो आएगी वो 4 आने वाली है। तो कितने ऐसे रेजिस्टर्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे? 4। हेंस देयर आर 4 सच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये थी हमारी डिस्कशन, जितने भी क्वेश्चंस हमने सैंपल पेपर में देखे थे। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि अब मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं और एग्जामिनेशन में काफी कॉन्फिडेंटली स्कोर करूंगा। तो ये थी सैंपल पेपर 2 साइंस से रिलेटेड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।